इस मांगा की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में आंसू हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो एक हाई बिल्डिंग के एज पर खड़ी है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी से हार मान चुकी हो। फिर वो धीरे से कहती है, डैड, आई एम सॉरी। फिर वो जोर जोर से रोने लगती है और वहां से कूद जाती है। फिर हमें न्यूज रिपोर्ट में बताया जाता है कि वो स्कूल गर्ल एक ब्रूटल बुलिंग का शिकार हुई थी। बुलीज ने उसके गले में कुत्ते का पट्टा डाल के उसको चलने पर मजबूर किया था। उसको जबरदस्ती सिगरेट के बट्स खिलाए गए और यहां तक कि उसके न्यूड फोटो भी लीक किए गए। अब सीन बदलता है और हमें विक्टिम के फादर को दिखाया जाता है, जिनका नाम मिस्टर ली है, जो हैंडो ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं। वो मीडिया के सामने आते हैं। सब लोग उनकी बेटी के साथ हुए जुर्म पर शॉक थे। फिर मिस्टर ली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि वो अपनी बेटी के बुलीज को माफ कर देंगे, क्योंकि वो बच्चे अभी भी छोटे हैं। ये सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। क्या माफ? इतने बड़े क्राइम के बाद पब्लिक और मीडिया उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। पूछते हैं कि क्या यह सच में एक बाप जैसा डिसीजन है। कॉन्फ्रेंस में भीड़ शोर मचाती है। हे तू तू खुद को उसका बाप कहता है? और ये कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है? जैसी चीजें चिल्लाते हैं। मिस्टर ली कहते हैं कि वो सोसाइटी में सिंपैथी दिखाना चाहते हैं और जज से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन बच्चों पर ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो। लेकिन ये डिसीजन लोगों को पसंद नहीं आता। सब मिस्टर ली के इस डिसीजन से काफी गुस्सा थे और लगता है कि पूरा देश इसके खिलाफ है। अंत में मिस्टर ली बोलते हैं, बस इतना ही, और फिर वहां से चले जाते हैं। वाइस चेयरमैन ली म्योंग जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पब्लिक का गुस्सा काफी बढ़ चुका था। लोग ऑनलाइन कमेंट्स में लिख रहे थे, आखिर उस बच्ची की क्या गलती थी, और मुझे समझ नहीं आता कि उसके पिता ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। क्या वो सच में उसका असली बाप है? लोग बोलते हैं कि उन बुलीज को इतनी हल्की सजा देना गलत है। लोग वाइस चेयरमैन को भी ब्लेम करते हैं। कहते हैं कि वो अपनी बेटी के बायोलॉजिकल फादर नहीं है, या फिर वो अपनी बेटी से पहले से ही नफरत करते होंगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें वाइस चेयरमैन को दिखाया जाता है, जो एक रूम में बैठकर वाइन की बोतल पकड़े हुए थे। वो अपने आप से बोलते हैं, लोग अपनी मर्जी से कुछ भी बोल देते हैं। कहते हैं कि वो मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, या तो फिर वो जरूर एक ठुकराई हुई बच्ची होगी। लेकिन उन्हें तो इस दर्द का अंदाजा भी नहीं है जो मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूं। अपने हाथ में ही वाइन की बोतल तोड़ दी। उनके हाथ से खून निकल रहा था और चेहरा भी गुस्से से भर चुका था। वो कहते हैं, मेरा उनके लिए इतनी आसान सजा मांगना इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने उन्हें माफ कर दिया है, बल्कि इसलिए था क्योंकि मेरा उन बच्चों के लिए बने इस ढीले कानून से सजा देने का कोई इरादा ही नहीं था। मतलब उनका प्लान कुछ बड़ा है। वो लॉ के सहारे उन्हें पनिशमेंट नहीं देना चाहते, क्योंकि उनके हिसाब से वो पनिशमेंट उनके लिए काफी नहीं है। फिर वो अपनी बेटी हना को याद करते हुए बोलते हैं, हना, मेरी मासूम सी बेटी, पापा को बहुत देर बाद समझ आया कि तू पापा को अपने ऊपर हो रहे बुलिंग के बारे में क्यों नहीं बता पाई। क्यों तू सब कुछ अकेली ही सह गई? तू हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचने वाली लड़की थी। यही बात तेरे पापा को गुस्से में डाल देती थी। मुझे तुझे थोड़ा सेल्फिश बनाना चाहिए था। ये सब कुछ याद करके उनका दिल टूट जाता है। हना ने अपने डैड को तकलीफ से बचाने के लिए बुलिंग की बात छुपाई थी, और अब वाइस चेयरमैन को उस बात का बहुत गिल्ट हो रहा है। लेकिन अब उनकी आंखों में एक डार्क डिटर्मिनेशन है। वो बोलते हैं, लेकिन हना, ये तेरा निकम्मा पापा तुझे एक बात का वादा करता है। जिन भी बुलीज ने तुझे तकलीफ दी है, तेरा पापा उनसे हर हाल में बदला लेगा। फिर पीछे से उनका असिस्टेंट वाइस चेयरमैन को आवाज देता है और कहता है, वाइस चेयरमैन, मैं उस बच्ची को ले आया हूं जिसके बारे में आपने बताया था। फिर वाइस चेयरमैन जवाब देते हुए कहते हैं, ठीक है। फिर वो उस लड़की से पूछते हैं, क्या तुम यहां साउथ कोरिया की जिंदगी के साथ एडजस्ट कर चुकी हो? अब कर्मा, तुम्हें स्कूल जाने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। ये बात सुनकर उनका असिस्टेंट थोड़ा शॉक हो जाता है। शुरू में कर्मा वाइस चेयरमैन को देखते हुए बोलती है, वाइस चेयरमैन? और सोचती है, ओ, क्या साउथ कोरिया में मेरे जैसे भी कोई स्कूल जा सकता है? असिस्टेंट थोड़ा शॉक्ड है और कहता है, ये तो नहीं चलेगा वाइस चेयरमैन। लेकिन वाइस चेयरमैन जवाब देते हुए कहते हैं, क्यों नहीं चलेगा? क्या ये एक फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है? चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं इस बच्ची को स्कूल जरूर भेजूंगा। फिर वो बोलते हैं कि इसके लिए 1 साल का प्रिलिमिनरी वर्क लगेगा और कर्मा को भी इस जगह एडजस्ट होने के लिए समय लेना चाहिए। फिर वो कर्मा के पास आकर उससे कहते हैं, कर्मा, तुम्हें भी धीरे धीरे इस जगह के साथ आदत डालनी चाहिए। जैसे कि क्या तुम्हें कुछ लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए? कर्मा थोड़ी कंफ्यूज होती है और फिर वाइस चेयरमैन से कहती है,
गोल बोल बातें मत करो, सीधा बताओ कि मुझे कोई फ्रेंड्स नहीं बनाने हैं। फिर एक क्रीपी स्माइल के साथ वो कहती है, लेकिन टॉयज, बस वही तो कहना चाहते थे ना तुम। ये बात सुनकर वाइस चेयरमैन का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है और लगता है कि बात कुछ और ही डायरेक्शन में जा रही है। फिर सीन बदलता है और हमें एनरो हाई स्कूल का कैंपस दिखाया जाता है। वहां के क्लासरूम में एक लड़की किसी से कहती है कि हमारी प्यारी जेरियन, तुम्हें अन्नी के दिए हुए स्नैक्स जरूर खाने चाहिए। लेकिन जेरियन गैगिंग करने लगती है। लेकिन वो लड़की अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलती है, तुमने अब तक सब कुछ निगला क्यों नहीं? ये प्रोटीन से भरपूर स्पेशल दूध है। और फिर पता चलता है कि ये एक एक्सपायर्ड मिल्क है। जेरियन शॉक होकर बोलती है, ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन जब वो चेक करती है तो मिल्क 1 महीने से ज्यादा पुराना होता है और उसमें कुछ मक्खियां भी होती हैं। फिर वो बदमाश लड़की हंसते हुए जेरियन से कहती है, ओह, क्योंकि इसमें प्रोटीन फ्लेक्स नहीं है ना? फिर वो अपने हाथ में कैंची पकड़ के उसे धमका के कहती है, इसे जल्दी से खा लो। जेरियन डर के बोलती है, लेकिन लेकिन वो कहती है, ये तो टेस्टी होगा। जब जेरियन कहती है कि मिल्क एक्सपायर्ड है तो वो लड़की उसे बोलती है, एक्सपायर्ड मिल्क? तुम्हें पता है ना कि चीज कैसे बनती है? ये एक्सपायर्ड नहीं है, ये तो बस एज्ड है। फिर उसे धमकी देते हुए कहती है, मैं तो बस तुम्हें कुछ अच्छा खिलाना चाहती हूं। कब समझेगी हमारी जेरियन? अगर मैं तुम्हें इस कैंची से काट दूं तो शायद तुम समझोगी। ठीक है, तू बस इसे खा ले। और फिर वो डरते हुए कहती है कि हाँ, मैं खाती हूं। और फिर वो गैगिंग करते हुए चिल्लाती है जब वो लड़की जबरदस्ती उसे वो एक्सपायर्ड मिल्क खिलाना चालू करती है। उसी क्लासरूम में एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है, अरे ये लोग तो सच में पूरे साइको लग रहे हैं, क्या हमें टीचर को नहीं बताना चाहिए? लेकिन दूसरी लड़की डरती है और उससे कहती है कि अरे मत करो, क्या तुम्हें पता नहीं वो सॉन्ग ये जिन है? उस लड़की ने एक चेबोल की बेटी को मार डाला था और उसे कोई सजा भी नहीं मिली। फिर हमें बताया जाता है कि इसका नाम सॉन्ग येजिन है। ये वाइस चेयरमैन ली म्योंगजून की बेटी के स्कूल वायलेंस केस में इन्वॉल्व थी और उस पर एग्रीवेटेड असॉल्ट का चार्ज था। पहली लड़की ये बात सुनकर शॉक हो जाती है और बोलती है, दैट्स क्रेजी, क्या ऐसा भी हो सकता है? दूसरी लड़की कहती है, अगर यकीन नहीं होता तो सेयोन मिडिल स्कूल के बच्चों से पूछ लो, क्या अब तक तुम्हें ये बात पता नहीं थी? पहली लड़की कहती है, नहीं, मुझे तो लगा वो अपने बड़े भाई की वजह से ऐसे बिहेव कर रही है। फिर वो पूछती है, ये सॉन्ग येजिन कौन है? क्या वो किसी कांग्रेसमैन की बेटी है या किसी बड़े बिजनेसमैन की? दूसरी लड़की जवाब देती है, पता नहीं, लेकिन मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ने वाली। जब क्लास प्रेसिडेंट गुस्से में उन सबको रोकने के लिए खड़ी होती है, तभी अचानक बाहर से टीचर की आवाज आती है और वो कहती है, क्लास, तुम सब तो बड़े बदमाश निकले। जैसे ही टीचर नहीं होते तुम पूरी क्लास को मच्छी मार्केट बना देते हो, है ना? तुम्हारी हंसी तो स्टाफ रूम तक सुनाई दे रही थी। अब सब जल्दी से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। वो बुलिंग ग्रुप आपस में बात करते हैं कि क्या हो रहा है, आज होमरूम टीचर इतनी जल्दी क्यों आ गई? पहले मिल्क का पैकेट छुपा दो। फिर वो सॉन्ग येजिन वहां से जाते वक्त उस लड़की जेरियन को धमकी देकर जाती है कि अगर टीचर के सामने ड्रामा किया ना तो तेरी न्यूड फोटो सब जगह वायरल कर दूंगी। फिर टीचर अनाउंसमेंट करते हुए बोलती हैं, बच्चों जल्दी से बैठो, आज हमारी क्लास में एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आई है। क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया से है तो उसका ख्याल रखना, समझे? सब लोग शॉक हो जाते हैं। वाओ, नॉर्थ कोरिया, वाओ, अमेजिंग। टीचर ट्रांसफर स्टूडेंट से कहती हैं, ठीक है ट्रांसफर स्टूडेंट, अपना इंट्रोडक्शन दो। यून कर्मा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है, हेलो एवरीवन, मैं हूं यून कर्मा नॉर्थ कोरिया से, प्लीज मेरा ख्याल रखना। सब लोग उसे देख के इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन तभी सीन बदलता है और वाइस चेयरमैन के ऑफिस में एक सीरियस बात हो रही थी। असिस्टेंट बोलता है, वाइस चेयरमैन, अभी भी देर नहीं हुई है, प्लीज एक बार और सोच लीजिए उसे नॉर्थ कोरिया वापस भेजने का। इस बच्ची के लिए जुवेनाइल डिटेंशन तक की बात चली थी। अगर ऐसी बच्ची को अपनी बेटी बना लोगे तो परेशानियां तो जरूर होंगी। लेकिन वाइस चेयरमैन जवाब देते हुए उस असिस्टेंट से कहते हैं, चीफ बैक, तुम्हारी नजर में लगता है जैसे मैंने किसी को एडॉप्ट किया है। असिस्टेंट हाँ बोलता है। वाइस चेयरमैन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मैंने किसी बच्ची को अडॉप्ट नहीं किया है, बल्कि मैंने एक हंटिंग डॉग को घर लाया है।
फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि यून कर्मा एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर है, जिसे 2018 में 13 साल की उम्र में हान रिवर पर पेट्रोस ने ढूंढा था। असिस्टेंट हाँ बोलता है। वाइस चेयरमैन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मैंने किसी बच्ची को अडॉप्ट नहीं किया है, बल्कि मैंने एक हंटिंग डॉग को घर लाया है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि यून कर्मा एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर है, जिसे 2018 में 13 साल की उम्र में हान रिवर पर पेट्रोस ने ढूंढा था। उसके ब्रेन स्कैन से फ्रंटल लोब डैमेज दिखा और एक्सपर्ट्स के टेस्ट रिजल्ट्स के बाद उसकी साइकोपैथी डायग्नोसिस कंफर्म हुई। ये सुनकर लगता है कि वाइस चेयरमैन ने कर्म को अपने रिवेंज प्लान के लिए चुना। वो एक हंटिंग डॉग है जो शायद येजिन और उसके जैसे बुलीज को सबक सिखाएगी। शुरू में जब यून कर्मा डिटेंशन रूम में बैठी थी, तब उसकी टी शर्ट पर ब्लड स्टेंस नजर आते हैं। एक नोट के साथ पता चलता है कि वो दर्द और शर्म को महसूस करने में केपेबल नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ब्लड स्टेंस इंजेक्शन के दौरान सस्पिशियस थे और डिफेक्टिंग प्रोसेस में एक फेमिलियर होमिसाइड केस भी था। टोटल 13 मर्डर इंसिडेंट्स के साथ डीएनए एनालिसिस से पता चलता है कि टी शर्ट पर जो ब्लड है वो उन्हीं विक्टिम्स का है जो लीगल हिप्नोसिस के स्टेटमेंट से मैच करता है। फिर सीन बदलता है और हमें एक एजुकेशनल सेंटर का पोस्टर दिखाया जाता है जो यूथ रिफॉर्मेशन पर फोकस करता है। कर्मा को माइनर होने की वजह से 2 साल के लिए इस सेंटर में भेजा गया था, लेकिन रिहैब के दौरान उसने एक्सट्रीम डिफिकल्टीज फेस की। स्पेशली अपनी अग्रेसिव और सैडिस्टिक पर्सनैलिटी की वजह से उस वक्त उसने काफी तबाही मचाई थी। ऑफिसर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्मा की सुपर ह्यूमन फिजिकल एबिलिटीज की वजह से वो ऑफिसर्स उसे रोक नहीं पाते और वो उन्हीं ऑफिसर्स पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से सब काफी इंजर्ड हो जाते हैं। ये सब सरपासिंग द बाउंड्रीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर चला जाता है। अंत में जुवेनाइल प्रोटेक्शन रिव्यू बोर्ड कर्मा को हैंडल करता है और फिर सुपरवाइज्ड प्रोबेशन के बाद उसे रिलीज किया जाता है। अब कर्मा मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की रिक्वेस्ट के साथ स्कूल में होती है। दूसरी तरफ सॉन्ग येजिन और उसके फ्रेंड्स कर्मा को देखते हैं और बोलते हैं, हे, लगता है एक इंटरेस्टिंग सी लड़की आई है, जबकि कर्मा उन्हें देख के एक क्रीपी सी स्माइल देती है। दूसरे क्लासरूम में एक लड़का चिल्ला के बोलता है, अरे, अब फोन पे गेम्स खेलने का टाइम नहीं है। फिर सबको पता चलता है कि एक डिफेक्टर ट्रांसफर स्टूडेंट यून कर्मा नाम की लड़की क्लास में आई है। एक और लड़का पूछता है, डिफेक्टर, क्या वो प्रिटी है? दूसरा कहता है, हाँ, सब कहते हैं कि वो बहुत प्रिटी है। फिर एक्साइटेड लड़के बोलते हैं कि सब लोग अभी लड़कियों की क्लास देखने जाने वाले हैं। सब एक दूसरे से पूछते हैं, कौन सी क्लास? क्लास 6? अरे धक्का मत दे गधे, अरे अरे इधर हो जा। जब वो लड़के क्लासरूम में देखते हैं तो वो कहते हैं, कौन है? क्या वो लेफ्ट वाली लड़की है? सब उसे देख के इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। यार, वो तो इंसेन ब्यूटीफुल है। एक बोलता है, शॉर्ट हेयर के साथ वो लुक्स, यार कोई ऐसे रॉक कर सकता है क्या? और दूसरा कहता है, लोग कहते हैं साउथ की लड़कियां और नॉर्थ के बॉयज, यार वाह। लेकिन पीछे से एक टीचर आकर उन पर चिल्ला के बोलती हैं, तुम लोग यहां लड़कियों के हॉलवे में क्या कर रहे हो? अपनी क्लास में वापस जाने का इरादा है या नहीं? एक लड़की बोलती है, उफ, ये लड़के भी ना, इतने पथेटिक कैसे हो सकते हैं? फिर वही लड़की कर्मा को वेलकम करते हुए बोलती है, मैंने सही कहा ना कर्मा? कर्मा, जब तू इंट्रोड्यूस कर रही थी तब तेरा नॉर्थ कोरियन एक्सेंट तो बिल्कुल भी नहीं सुनाई दिया। एक और पूछती है, जितने भी डिफेक्टर्स हमने देखे हैं उनका एक्सेंट तो क्लियरली सुनाई देता था। क्या तुमने साउथ कोरियन बोलने की प्रैक्टिस की है? कर्मा हंस के बोलती है, हाँ, मैंने के ड्रामास देख के सॉलिड प्रैक्टिस की है। सब कहती हैं, कभी तो। फिर वो कर्मा से पूछते हैं, कर्मा, क्या तुम एक बार नॉर्थ कोरियन बोल सकती हो हमारे लिए? कर्मा थोड़ी सीरियस होती है, फिर अहम करके नॉर्थ कोरियन एक्सेंट में बोलती है, हेलो क्लासमेट्स ऑफ साउथ कोरिया, मैं यून कर्मा हूं, नॉर्थ कोरिया से आई हूं। सब उसकी आवाज सुन के एक्साइटेड होते हैं। अरे कर्मा, कितनी क्यूट है तू। कर्मा, तू तो बड़ी फनी निकली। एक और कहती है, कर्मा, तुम नॉर्थ कोरिया में भी पॉपुलर थी ना? लेकिन एक लड़की जिसके साथ बुलिंग हो रही थी, शायद जेलस होकर मन में सोचती है, वो तो बहुत नॉइजी है, ट्रांसफर स्टूडेंट मेरे साइड में है, पर अगर ऐसा एटमॉस्फियर है तो मैं इजीली ब्लेंड हो सकती हूं ना? वो सोचती है, मुझे तो जलन हो रही है। काश मैं भी ऐसे बिना किसी फिक्र के हंस सकती। अगर हो सके, काश मैं भी ट्रांसफर स्टूडेंट की तरह प्रिटी और पॉपुलर हो सकती। फिर अचानक कहानी ठीक वहीं सस्पेंस पर रुकी है और बोलती है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो कि तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? और बोलती है, मुझे भी तुम्हारे साथ थोड़ा हंसने का मौका दो।
फिर वो कर्मा को देखते हुए कहती है, हाय कर्मा, साउथ कोरिया में तुम्हारा स्वागत है। पर तुम तो सच में बहुत गुड लुकिंग हो, जैसे कि एक डेलिकेट प्रिटी बॉय की तरह। फिर बोलती है, तुम्हें पता है, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ कर्मा। क्यों ना तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। कर्मा चुप रहती है, और वो लड़की जिसे ये लोग बुली करते हैं, जेरून, वो सोचती है, अरे नहीं, ट्रांसफर स्टूडेंट को वो लोग अप्रोच कर रहे हैं। बुलीज भी अपनी हायरार्की में ही काम करते हैं। पर क्यों ये साइको सॉन्ग येजिन ही होनी थी? यार, ट्रांसफर स्टूडेंट तो कितनी सिंपल हार्टेड लगती है। क्या वो सेफ रहेगी? फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां ऑफिस में मीटिंग चल रही थी और असिस्टेंट बेग बोलता है, ये लड़की कर्मा का सबसे पहला टारगेट बनने वाली है। स्क्रीन पर सॉन्ग येजिन की फोटो दिखती है। कर्मा हंस के बोलती है, हाँ, उसकी शक्ल से ही एटीट्यूड टपक रहा है। असिस्टेंट सोचता है, आखिर कैसी नजर मार रही है ये, और आगे बोलता है, मैं कंटिन्यू करता हूं। सॉन्ग येजिन के पास्ट एक्शंस के बारे में, जिन लोगों को उसने बुली किया था उनमें से सबसे ज्यादा असॉल्ट मिस हना पर ही होता था। येजिन ने हना के एब्डोमेन एरिया में भी किक मारा था, जैसा कि लेडी हना की डायरी में नोट किया गया था। वो आगे बोलता है, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सॉन्ग येजिन ही वो लड़की थी जिसने डॉग लीश बुलिंग का आइडिया सोचा था। चाहे बुलिंग का लेवल दूसरों के मुकाबले कम था, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व थी, और उसके इरादे भी गलत थे। अभी येजिन सियोल के आनरो हाई स्कूल में है, जो उन 4 स्कूल्स में से एक है जहां कर्मा को ट्रांसफर किया गया है। असिस्टेंट आगे बोलता है, इसका फायदा यह हुआ कि एडमिशन प्रोसेस बिना किसी दिक्कत के कंप्लीट हो गया, और कर्मा को जानबूझकर सॉन्ग येजिन के साथ वाली क्लास में रखा गया। वो ये भी कहता है, उसके नेचर को देखते हुए लगता है वो कर्मा के ट्रांसफर होते ही उसके पास जरूर आएगी। ये सुनकर कर्मा बोलती है, समझ गई। तो अगर वो मेरे पास आए, तो मुझे उसके शरीर को खून और चोटों से भर देना चाहिए, है ना? लेकिन वाइस चेयरमैन बोलता है, नहीं, बात वो नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो तुम्हें सबसे पहले करना होगा। वो कहता है, कर्मा ध्यान से सुनना। अगर सॉन्ग येजिन तुमसे कांटेक्ट करे, तो तुम्हें जो कहना है वो है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। कर्मा सॉन्ग येजिन से कहती है, हाँ बिल्कुल, चलो फ्रेंड्स बनते हैं। येजिन कहती है, ओह, तो तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो रही हो? कर्मा जवाब देती है, हाँ, मैं ज्वाइन करूंगी। येजिन बोलती है कि सही डिसीजन लिया कर्मा, अब हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे। फिर येजिन आगे बोलती है, बाय द वे कर्मा, क्या जेरियून को अपना इंट्रोडक्शन दिया तुमने? जेरियून, जो कर्मा के पास बैठी है, वो उसकी ये बात सुनकर डरने लग जाती है। कर्मा कहती है, हमने बस थोड़ी बातें की थी। येजिन बोलती है, ओह समझ गई। तो फिर जेरियून के साथ और क्लोज होने के लिए चलो एक मजेदार गेम खेलते हैं। लेकिन ये गेम कुछ अलग ही होता है। येजिन और उसका ग्रुप जेरियून को फिजिकली असॉल्ट करते हैं। उसके मुंह पर जबरदस्ती एक ब्लैक कलर की पॉलिथीन बांधते हैं। ये सब देख के कर्मा शॉक हो जाती है, और फिर येजिन से पूछती है, अभी क्या कर रहे हो तुम? येजिन बोलती है, ओह वो, चलो इसे एक डिसेबल दोस्त के लिए वॉलंटियर एक्टिविटी मान लेते हैं। फिर वो आगे बोलती है, जेरियन को तुम जानते हो ना, एक आंख से तो वो देख भी नहीं पाती प्रॉपरली, और उसे डेप्थ परसेप्शन में भी दिक्कत होती है। वो बताती है कि तो उसने बेवकूफी से मेरे डेस्क से टकरा के मेरा प्रेशियस आईफोन गिरा दिया। खुशकिस्मती से फोन को कोई स्क्रैच नहीं लगा, लेकिन जेरियन की सेफ्टी के लिए क्या हमें ये होने से रोकना नहीं चाहिए? तो मैंने ये सोचा, कैसा रहेगा अगर उसे डेस्क से बचने की ट्रेनिंग दी जाए, वो भी उसकी आंखें बंद करके। फिर येजिन जेरियन से कहती है, जेरियन तुम कर लोगी ना? मैंने तुम्हारे लिए वो स्पेशल मिल्क अभी भी बचा के रखा है, तुम्हें थोड़ा चीयर अप करने के लिए। ग्रुप के साथ ये एक गेम बन जाता है, बीच से चलने को कहा जाता है। बस दूसरे डेस्क तक बिना किसी डेस्क से टकराए तुम्हें पहुंचना है। बहुत ईजी है ना? पर जब भी तुम किसी डेस्क से टकराओगी, तब तुम्हें एक छोटी सी पनिशमेंट मिलेगी। ये बोल के येजिन उसे आगे धक्का दे देती है। जेरियन डेस्क के बीच से चलने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक डेस्क से टकराती है, और फिर येजिन तुरंत उसे पीछे से हिट करती है, जिसके कारण वो आगे की तरफ गिरती है। और जब वो वहां से उठने की कोशिश करती है, तब येजिन तुरंत आगे आकर उसके मुंह पे खतरनाक किक मारती है, जिसके कारण जेरियन दर्द में चीखती है और फूट फूट कर रोने लगती है। येजिन और उसका ग्रुप उस पर हंसना शुरू कर देते हैं।
पीछे से हंसते हुए एक लड़की कहती है, जेरियून का गिरने वाला पोस्ट तो इतना ज्यादा फनी था यार, मैं तो अपनी हंसी रोक भी नहीं पाई। और जेरियून वहां पर पड़ी हुई रोती रहती है। लेकिन एक लड़की बोलती है, अरे सॉन्ग ये जिन, तूने उसे फिर क्यों मारा? फिर दूसरी लड़की कहती है, वो दूसरी बार भी डेस्क से टकराई थी ना उस पहली किक के कारण। ओहो, तो वो भी काउंट करता है। डैम इट। फिर एक और लड़की कहती है, अरे उसकी बॉडी को ट्विच करते हुए तुमने देखा? यार इतना फनी था ना वो। ये जिन कर्मा से बोलती है, कर्मा, तुमने भी उसे एक बार मारा था ना? तुम और मैं मिलके जेरियून की स्पेशल अवेयरनेस को इंप्रूव करवाएंगे, है ना? ये जिन का प्लान और भी डार्क हो जाता है और वो हंसते हुए कर्मा से बोलती है, लंच में इसके सर पे बैग डालते हैं और इसको बॉयज बाथरूम में फेंक देते हैं। लेकिन जेरियून के लिए ये बुलिंग सहना मुश्किल हो जाता है। एक लड़की जो कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव होती है, वो अपनी जगह से उठकर बोलती है, सच में इन लोगों का अब ज्यादा हो रहा है। पीछे से एक लड़की उसे कहने लगती है, नहीं क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मत करो ये। लेकिन जब क्लास रिप्रेजेंटेटिव गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी, तभी अचानक कर्मा येजिन से कहती है, अरे तुम लोग बस करो अब, रुको। अपनी ही बेचारी फ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो तुम लोग? 5 साल का बच्चा भी जानता है कि दोस्तों को बुली नहीं करते, और तुम जैसे बड़े लोग ये क्या कर रहे हो? अभी के अभी उसे छोड़ो। कर्मा फिर चिल्ला के येजिन से बोलती है, मैंने क्या कहा, सुना नहीं तुमने? अभी के अभी उसका हाथ छोड़ो और जेरियून से माफी मांगो। अभी तुरंत माफी मांगो। पूरी क्लास उनकी तरफ देखती है। कर्मा को इस तरह से बात करते हुए देख के येजिन को शॉक लगता है। उसे ऐसा लगता है कि कर्मा ने पूरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती की है, जिसके कारण वो काफी गुस्से में कर्मा से कहती है, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारी हरकतें किसी स्पाई से कम नहीं लगती, साली जासूस। वो फिर जेरियून को पीछे फेंक के कर्मा को टारगेट करने लगती है और उसके पास आकर बोलती है, नॉर्थ कोरियन लड़कियां हमेशा इतनी क्लूज होती हैं क्या? या फिर वहां बुलीज होते ही नहीं है? मैं तो क्लियरली दिखा चुकी हूं कि यहां कौन क्वीन है, समझी? ये जिन कर्मा को धमकी देते हुए कहती है, या तो एडजस्ट हो जाओ या फिर यहां से गायब हो जाओ। तुम्हें दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा, वरना बहुत पछताओगी। कर्मा जवाब देते हुए बोलती है, अगर तुमने ये सब अभी के अभी बंद नहीं किया तो मैं टीचर को बुलाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर ये जिन जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए कर्मा से कहती है, टीचर, लगता है नॉर्थ कोरिया में अगर कोई बात नहीं सुनता तो सीधा एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन अब हमारी कर्मा का क्या? कर्मा चुप रहती है और ये जिन बोलती है, लेकिन ये साउथ कोरिया है। ये कहते हुए वो कर्मा के पेट पर एक जोरदार किक मारती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें फ्लैशबैक में एक ट्रेनिंग रूम दिखाया जाता है। कर्मा वहां ट्रेनिंग कर रही होती है और वाइस चेयरमैन उसे स्ट्रैटेजी समझाते हुए कहते हैं, चाहे कुछ भी हो, याद रखना कि पहला हाथ कभी मत उठाना। कर्मा पूछती है, मैं पहले क्यों ना मारूं स्टेप फादर, जब मुझे वैसे भी सबको मार ही देना है? तो क्या फर्क पड़ता है कि पहले मैंने मारा या बाद में? लेकिन वाइस चेयरमैन बोलते हैं, हाँ फर्क तो पड़ता है। तुम्हें भी तो बोरिंग लगता है ना? बस एक छोटी सी फाइट करके सब खत्म कर देना, है ना? वो फिर स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं, इस प्लान का मेन पॉइंट ये है कि तुम्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जहां हम सॉन्ग येजिन को कंटिन्यूसली टॉर्चर कर सकें। जगह तो पहले से ही तैयार है, अब सिर्फ एक बहाना चाहिए जिससे सॉन्ग येजिन को वहां भेजा जा सके। उस बहाने के लिए कर्मा, तुम्हें स्कूल वायलेंस की एक इनोसेंट विक्टिम बनना पड़ेगा। वो फिर आगे कहते हैं, जब सॉन्ग येजिन तुम्हारे पास आए तो अपने आप को हमेशा इनोसेंट दिखाना और उसे प्यार से वेलकम करना। और जब भी तुम्हें इनजस्टिस होता हुआ दिखे तो हमेशा नॉन वायलेंटली रिस्पॉन्ड करना। याद रखना, प्रीटेक्स्ट हमेशा हमारी साइड होना चाहिए। फिर कर्मा उनसे पूछती है, नॉर्थ कोरिया में भी मुझे स्वीट पोटैटोज बिल्कुल पसंद नहीं थे। लेकिन स्टेप फादर, अगर मुझे सच में उन्हें मारने का मन हो और मैं रुक नहीं पाऊं, तो फिर मैं क्या करूंगी? कहानी अभी बाकी है। अगला पार्ट देखने के लिए जल्दी से नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।